हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और जोश मेंटेन है ना। हाँ, चूज तो भैया होना ही चाहिए बिकॉज तुम ट्यून स्टडी में अतुल सर के साथ पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है हमारा कंजंक्शन चैप्टर स्टार्ट हो गया है और पहला पार्ट तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज हम इतनी मस्त पीपीटी के साथ पढ़ रहे हैं विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। जो भी एग्जाम में आते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीजें हम पढ़ रहे हैं, फालतू की चीजें भैया हम नहीं पढ़ते हैं। और इतनी वैल्यू तो तुम्हें कहीं मिलेगी। आज हमारा सेकंड पार्ट है, आज कंजंक्शन चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस पे हम पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, वो सब के सब फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम इसके पीवाईक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है वो तुम्हें पता चलेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से बनते हैं, वो सब का सब आज मैं कवर करवाने वाला हूं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए सब काम छोड़ के अब फुल फोकस के साथ यहाँ पे भैया रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट मस्ती के साथ। तुम्हें पता है हमने पहले पार्ट में कंजंक्शन के पूरा बेस कंप्लीट कर लिया था, 5 रूल हमने कवर कर लिए हैं और अब हम फ्लो में आ चुके हैं। आज इस पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे। अगर किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पहली बार भी जुड़ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं भैया, सब कुछ समझ पाएगा। कंजंक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है दो ऑल्दो का। इसे क्या पढ़ते हैं? दो ऑल्दो। ये दोनों के दोनों कंजंक्शन है। रूल नंबर 6 हमारा कहता है दो ऑल्दो को हिंदी में कहते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, हालांकि और यद्यपि। हालांकि और यद्यपि, दो ऑल्दो को हम हिंदी में कहते हैं हालांकि और यद्यपि। जिसको नोट डाउन करना है कर लेना आराम से, पहले समझ लो, उसके बाद पूरा टाइम तुम्हें मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। रूल नंबर 6 है दो ऑल्दो का, इनका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। ये दोनों के दोनों कंजंक्शन है और तुम्हें पता है कंजंक्शन हमेशा सेंटेंस, फ्रेज या वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा भी है, यूज टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को। ये हमेशा दो कॉन्ट्रास्टिंग सब्जेक्ट को जोड़ने के काम आते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, मतलब दो विरोधाभासी चीजों को। हमेशा दो ऑल्दो। यहां देखो एग्जांपल देखो, दो ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास द एग्जाम। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की थी परंतु फिर भी उसका एग्जाम जो है पास हो गया। देखो दो विरोधाभासी चीजें हैं, उसने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी वो पास हो गया एग्जाम में। तो जो दो और ऑल्दो हैं वो हमेशा दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को जोड़ते हैं, जो विरोधाभासी चीजें होती हैं उनको जोड़ने के काम आता है दो ऑल्दो। दोनों का मतलब होता है हालांकि और यद्यपि। यहां पे लिखा भी है मैंने इनका यूज क्या होता है। अब जो रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 ये कहता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि जो दो या ऑल्दो होते हैं, जब हम रिटर्न में लिखें तो लिखने में हम इनके साथ हमेशा यूज करते हैं कॉमा। ये जो कॉमा होता है ये यूज करते हैं रिटर्न में, लेकिन जब स्पोकन में या वर्बल में यूज करते हैं, बोलने में, तो बोलने में हम इसको येट पढ़ते हैं। इसे और मैं अच्छे से लिखता हूं, बोलने में इसे हम येट पढ़ते हैं। बस यही है हमारा रूल। रूल नंबर 6, दो ऑल्दो के साथ जो पेयर में यूज होता है, पेयर में हमेशा कॉमा यूज होता है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो उस कॉमा को हम येट पढ़ते हैं। रिटर्न में हमेशा कॉमा यूज होता है लेकिन पढ़ने में हम इसको येट पढ़ते हैं। बस इतना सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दो ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास द एग्जाम। अब क्वेश्चन में आता है बताओ इस पे एरर किस पार्ट में है, तो ये गलत है। एरर है इसमें, एरर है कि जब दो आ चुका है, दो या ऑल्दो, इनका मतलब होता है हालांकि, तो इसके साथ येट नहीं आता कभी भी, हमेशा आता है पेयर में कॉमा, और इस कॉमा को हम येट पढ़ते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश का अकॉर्डिंग है। पहले इसको येट हम लिखते थे लेकिन अब येट नहीं लिखते। अब दो के साथ हमेशा हम कॉमा का ही यूज करते हैं लिखने में और बोलते हैं इसको येट। तो क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, दो ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास द एग्जाम, लेकिन लिखेंगे कॉमा, तो ये गलत है। बात समझ पा गई? बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा रूल है। जब भी दो या ऑल्दो आ जाएं तो ये हमेशा दो विरोधाभासी सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे देखो, उसने पढ़ाई नहीं की थी फिर भी एग्जाम पास हो गया, तो दो विरोधाभासी चीजें, पढ़ाई नहीं की थी फिर भी एग्जाम पास हो गया। तो दो के साथ हमेशा जो पेयर आता है वो हमेशा हम कॉमा ही लिखते हैं और पढ़ते हैं इसको येट है। बोलने में हम येट पढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दो नेक्स्ट वाला सही है या गलत है। ऑल्दो शी वोक अप लेट शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। हालांकि वो लेट उठी लेकिन फिर भी स्कूल टाइम में पहुंच गई।
तो बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑल्दो के साथ जो पेयर आया है वो आया है कॉमा का, तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसे कॉमा नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे येट। तो पढ़ेंगे कैसे? ऑल्दो शी वोक अप लेट येट शी रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। हालांकि वो सुबह देर से उठी फिर भी वो स्कूल समय पर पहुंच गई थी। बस इतना सिंपल है। तो रूल नंबर 6 सबको समझ पे आ गया है। फिर से बोल रहा हूं ताकि दिमाग में घुस जाए और जब तुम एग्जाम में जाओ तो तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। रूल नंबर 6 दो ऑल्दो का है। इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। दोनों का मतलब हालांकि या यद्यपि होता है। दोनों के दोनों हमेशा विरोधाभासी सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। मतलब उसने पढ़ाई नहीं की, एग्जाम पास हो गया, लेट उठी फिर भी स्कूल टाइम में पहुंच गई। तो जो दो है ऑल्दो होता है उसके साथ जो पेयर में हमेशा आएगा वो हमेशा कॉमा आएगा, येट नहीं आएगा, कॉमा आएगा, कॉमा। और इस कॉमा को हम येट पढ़ेंगे, पढ़ने में इसको येट पढ़ेंगे लेकिन लिखने में कॉमा पढ़ेंगे। बस इतना है रूल नंबर 6। जल्दी से नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 भी बहुत ज्यादा सिंपल है। रूल नंबर 7 कह रहा है जब हम अनश्योरिटी की बात करें, अनिश्चितता की बात करें, तो अनश्योरिटी की जब हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस पे तो उसके साथ हमेशा हम वेदर का ही यूज करते हैं, इफ का यूज हम कभी नहीं करते हैं। बस यही दिखा रहा है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस में अनश्योरिटी की बात करें कि भाई हम श्योर नहीं है, अनिश्चितता की बात करें, तो उस कंडीशन में हम हमेशा वेदर ही यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। एज अ कंजंक्शन हम हमेशा वेदर ही यूज करते हैं। हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। दो ऑल्दो भी कंजंक्शन थे और इफ और वेदर भी कंजंक्शन है। बस तो हम हमेशा वेदर का यूज करेंगे, इफ का यूज कभी नहीं करेंगे जब हम सेंटेंस पे अनश्योर हो। सिंपल सी बात है, ये लिखा है देखो तुम्हारे लिए पूरा, तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी पीपीटी बनाई है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव पीपीटी। जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएगी। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और तुम्हारे फोन में बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा। 1 क्लिक में नीचे डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करना, सारी की सारी जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारे फोन में। और जब भी तुम देखोगे तो पीपीटी मैंने ऐसे बनाई है कि तुम्हें तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा। अच्छा रूल नंबर 7 है, क्या क्या लिखा है इसमें। तो इसमें देखो लिखा भी है, यूज क्या है रूल नंबर 7 का। हम हमेशा वेदर का ही यूज करते हैं जब हम सेंटेंस पे क्या हो, अनश्योर हो। जब सेंटेंस पे अनश्योरिटी होती है तो हमेशा वेदर का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखो, एग्जाम में कैसे आते हैं। आई डोंट नो इफ ही विल हेल्प मी। मैं नहीं जानता कि वो मेरी मदद करेगा, तो आई डोंट नो। डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, इसका मतलब अनश्योर है, हम अनश्योरिटी को दिखा रहा है। फिर नीचे देखो, आई डाउट इफ ही विल अटेंड द फैमिली फंक्शन। मुझे संदेह है, तो देखो फिर से डाउट आ गया है। ये भी अनिश्चितता को दिखा रहा है, अनश्योरिटी को दिखा रहा है। मुझे डाउट है कि वो फैमिली फंक्शन अटेंड करेगा या नहीं। देखो नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर इफ ही विल कम टुडे। मैं श्योर नहीं हूं कि वो आएगा। देखो आई एम नॉट श्योर, इस पे भी हम श्योर नहीं है। तो तीनों के तीनों, डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, डाउट मतलब मुझे संदेह है, आई एम नॉट श्योर मतलब मैं श्योर नहीं हूं। तो तीनों के तीनों सेंटेंसेस पे हमको अनश्योरिटी का भाव पता चल रहा है, मतलब हम इस पे श्योर नहीं है, अनिश्चितता का भाव पता चल रहा है। इसका मतलब तीनों में एज अ कंजंक्शन इफ नहीं आएगा। ये देखो इफ नहीं आएगा, इफ नहीं आएगा, तीनों में इफ नहीं आएगा, बिकॉज तीनों में हम अनश्योरिटी की बात कर रहे हैं। तीनों में हमेशा क्या आएगा, वेदर ही आएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, रिप्लेस इफ विद वेदर। बस ये है हमारा आंसर, रिप्लेस इफ विद वेदर। हम इफ की जगह हर जगह वेदर का यूज करेंगे क्योंकि जो तीनों की तीनों हमारे सेंटेंसेस है उस पे हमको अनश्योरिटी दिखाई दे रही है, अनिश्चितता दिखाई दे रही है। बस यही है हमारा रूल नंबर 7। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस पे अनश्योरिटी पता चले, अनश्योरिटी का भाव पता चले, अनिश्चितता का भाव पता चले, तो उस पे हम हमेशा कंजंक्शन वेदर का यूज करेंगे, इफ का यूज कभी नहीं करेंगे। बस देखो कंजंक्शन तो है इफ वेदर, जो दो सेंटेंस दो फ्रेज को जोड़ रहे हैं। ये देखो बस इतना सिंपल है। आ गया बात समझ पे? अगर आ गई है तो उसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा रूल नंबर 7। कितने इजी है बताओ, इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी होती है। तुम एक बार यहाँ पे देख रहे हो, घर में फिर से इसको एक बार रिवाइज करना, तुम्हें पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, WH वर्ड। रूल नंबर 8 है WH वर्ड का रूल। अब जरा ध्यान से देखो, फुल फोकस के साथ, उसके बाद नोट डाउन करना। जो रूल नंबर 8 है वो कहता है जब WH वर्ड हमारे एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, मतलब दो फ्रेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब WH वर्ड अगर किसी को नहीं पता है, हमने पढ़ लिया है पूरा। WH वर्ड मतलब जो जिनकी स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हु हो गया, हुम हो गया,
ये जितने भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग WH से स्टार्ट होती है उनको WH वर्ड कहते हैं। अब हम रूल नंबर 8 में बात कर रहे हैं, जब WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, कंजंक्शन मतलब सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, तब हमेशा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है? सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। सबसे पहले WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर ये नहीं होता WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये नहीं होता स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, नहीं, स्ट्रक्चर हमेशा अफर्मेटिव वाला होता है। पहले WH वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ना कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये नहीं, इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों ऐसा? ये हमने नरेशन चैप्टर में भी पढ़ा है, याद है तुम्हें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते थे, तो जब WH वर्ड होता है तो हम उसको हमेशा जो स्ट्रक्चर लिखते हैं वो WH वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते थे। याद आया? हाँ, तुम्हें याद आ गया होगा। अगर किसी ने मेरे से पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है, और अगर किसी ने देखी है तो उसको पता है। अगर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर को पढ़ा है तो उसे पता होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम उसमें WH वर्ड पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लिखते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव में। तो ये हमने कवर किया है उसमें। अब यहां देखो ये तीन, आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, क्या ये सही है? गलत है। क्यों? बिकॉज इसमें WH वर्ड आ गया है, और WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है। जब WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आता है। ही वॉज डूइंग, ये होगा, ये गलत है। ही वॉज डूइंग ऐसा हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग, ये अफर्मेटिव में हो जाता है। पढ़ा है हमने, देखो पहले सब्जेक्ट आता है तब जाके हेल्पिंग वर्ब आता है, ये लिखा है। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी व्हाई वाज शी एब्सेंट द प्रीवियस डे, उसने मुझसे पूछा वो पिछले दिन क्यों एब्सेंट थी। तो शी टोल्ड मी व्हाई, फिर से व्हाई आ चुका है। जब WH वर्ड बीच में आए सेंटेंस के, मतलब एज अ कंजंक्शन यूज हो, तो उसके बाद फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो WH वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। WH वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वाज शी नहीं होगा, शी वाज होगा। यहां पे लिख रहा हूं, शी वाज absent the previous day, ऐसा होगा। she told me why she was absent the previous day, बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट का तुम आंसर बता दो। he did not tell me where had he kept the bag, उसने मुझे नहीं बताया उसने बैग को कहां रखा है। अब यहां पे he did not tell me where, WH वर्ड आ गया है तो where had he नहीं होगा, गलत। where he had kept the bag, उसने बैग को कहां रखा था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस यही है हमारा कॉन्सेप्ट। जब WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज हो, सेंटेंस के बीच में दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस इतना है, सिंपल सा। अफर्मेटिव हम सेंटेंस को बना देते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस पे जो ये आस्क्ड है, टोल्ड है, हम पूछ नहीं रहे, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये हमने नरेशन में कंप्लीट कर लिया है। इनमें जितने भी सेंस है हम पूछ नहीं रहे हैं किसी को, हम जस्ट बता रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हम इन सब को अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 बड़ा ही सिंपल है, हमने पहले भी पढ़ा है, अनटिल और अनलेस का। ये सब के सब कंजंक्शन, अनटिल अनलेस, देखो जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब के सब सेंटेंस के बीच में यूज हो रहे हैं, सब के सब सेंटेंस के बीच में यूज हो रहे हैं, इसलिए सब के सब कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब जो सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो जो अनटिल और अनलेस होते हैं ये भी कंजंक्शन है। रूल नंबर 9 इन्हीं में बेस्ड है, अनटिल और अनलेस का रूल। अब इन दोनों कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जो अनटिल होता है वो टाइम को दिखाता है, अनलेस दिखाता है कंडीशन या पर्पस को। यहां पे लिख रहा हूं, कंडीशन या पर्पस को जो दिखाए उसे अनलेस बोलते हैं, और जो अनटिल होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आता है। इसको याद करने का तरीका भी है, अनटिल टी आ रहा है इसका मतलब टाइम, बस ऐसे याद कर लो। अब इनका जो हिंदी में मीनिंग होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं भी होता है और
तब तक नहीं भी होता है। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, बस इतना। अब इन दोनों में देखो नहीं नहीं आ रहा है, दोनों में नहीं नहीं, इसका मतलब अनटिल और अनलेस में पहले से नॉट इंक्लूड होता है। नहीं, नॉट इनमें पहले से इंक्लूड होता है, तो जब भी ये सेंटेंस में आ जाए तो इनके बाद फिर नॉट नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर का रूल है, जब एक बार नॉट आ जाता है सेंटेंस में तो फिर उसके आगे नॉट फिर से रिपीट नहीं होता। इसलिए तुम देख रहे हो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, इस पे नॉट पहले से इंक्लूड है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या तब तक नहीं, दोनों में नॉट आ रहा है। जब दोनों में नॉट आ रहा है इसका मतलब जब ये यूज हो जाएंगे सेंटेंस में तो उसके बाद फिर, जब ये सेंटेंस में यूज हो गए तो उसके सेंटेंस के बाद फिर नॉट नहीं आएगा। पहले तो आ सकता है लेकिन इनके बाद फिर दोबारा नॉट नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा भी है नो नेगेटिव वर्ड विद अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस के साथ फिर आगे दोबारा नॉट कोई वर्ड नहीं आएगा। इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, एक बार नॉट आ जाए तो उसके बाद फिर नॉट नहीं आता। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आते हैं। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, कहीं मत जाना जब तक कि मैं लौट के ना आऊं। अब बताओ एरर किस पार्ट में? सेम वो ऐसे क्वेश्चन देता है, वो दे देगा, ये लो बताओ किस पार्ट में एरर है। 1 2 3 4 और 5 5 दे देगा नो एरर, बता दो किस पार्ट में एरर है। अब बहुत इजी है, डोंट गो एनीवेयर अंटिल, अंटिल आ चुका है, जब अंटिल आ जाए तो उसके बाद फिर नेगेटिव वर्ड नहीं आता, बिकॉज अंटिल का मतलब ही नेगेटिव होता है, इसमें पहले से नेगेटिव है, जब तक नहीं, पहले से नॉट आ चुका है तो इसके बाद फिर नॉट नहीं आएगा, तो डू नॉट गलत हो जाएगा। क्या होगा? इस पार्ट में एरर हो जाएगा, डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई रिटर्न, बस इतना ही होगा। वो डू नॉट हट जाएगा बिकॉज अंटिल के बाद फिर नॉट नहीं आता, तो नॉट भी हटेगा, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो भी हट जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई रिटर्न, बस इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी अंटिल और अनलेस कंजंक्शन आ जाते हैं तो उनके बाद आगे नहीं, आगे तो नॉट आ सकता है, इनके बाद फिर से नॉट नहीं आता। आगे बात समझ पे? बस अगर तुम्हें बात समझ पे आ गई है तो सबके सब मुझे कमेंट में बताओ, सेकंड वाले का आंसर बताओ सबके सब किस पार्ट में एरर है। अगर एरर है तो यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। लो ये लो 1 2 3 और नो एरर, सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेम क्वेश्चन, बता दो किस पार्ट में एरर है। क्या कहा? हाँ बहुत बढ़िया, यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। और ये बिल्कुल सही है, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। और अगर हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट तरीके से अच्छे से पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है, तो आराम से एग्जाम पास हो जाएगा। तो अनलेस आ चुका है, जब अनलेस आ जाए तो उसके आगे पीछे आ सकता है नॉट, इसके आगे अनलेस के बाद नॉट नहीं आता तो डू नॉट हट जाएगा, बस कैंसिल हो जाएगा, नॉट हट जाएगा और नॉट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आई है नॉट के लिए वो भी हट जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, बस ये हमारा राइट आंसर होगा। तुम एग्जाम तुम तब तक पास नहीं कर पाओगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे। हाँ तो कड़ी मेहनत करते रहो और एग्जाम तो आराम से निकल जाता है। तो रूल नंबर 9 सबको समझ पे आ गया होगा। रूल नंबर 9 है अंटिल और अनलेस का, ये दोनों के दोनों कंजंक्शन है। अंटिल हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में यूज होता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस हमेशा कंडीशन या पर्पस को दिखाता है, इसका मतलब होता है यदि नहीं या तब तक नहीं। दोनों में नॉट पहले से इंक्लूड है, तुम देख रहे हो नहीं नहीं, तो जब दोनों में नॉट है तो इनके बाद फिर नॉट नहीं आता, ये बेसिक ग्रामर का रूल होता है, यहाँ पे लिखा भी है, इसीलिए इन दोनों में हमने एरर फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब रूल नंबर 10 की बात करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल। देखो जब भी हमें किसी भी सेंटेंस पे रीजन डिनोटिंग वर्ड्स दिख जाएं, मतलब वो वर्ड जो रीजन को बताएं, कारण को बताएं, जैसे कि इफ, द रीजन, एज, सिंस, ये सब के सब वर्ड जब हमें किसी भी सेंटेंस के पहले पार्ट में मिल जाएं और फिर सेकंड पार्ट पे हमको ये सेंटेंस मिले, सो, दैट इज, व्हाई, देयरफॉर, देन। क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, ये सब के सब कंजंक्शन है। जब भी हमें किसी भी सेंटेंस के पहले पार्ट में रीजन डिनोटिंग वर्ड्स मिल जाएं, मतलब वो वर्ड्स जो कारण बताएं, रीजन मतलब तुम्हें पता है कारण, जैसे कि इफ, द रीजन, एज, सिंस, और सेकंड पार्ट पे हमको मिल जाएं सो, दैट इज, व्हाई, देयरफॉर या देन। ये देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमको इफ ये सारे वर्ड दिख जाए और सेकंड पार्ट में हमको दिख जाए देन ये सारे वर्ड। इफ यू पास दिस एग्जाम देन आई विल बाय यू अ बाइक,
अगर तुम ये एग्जाम पास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीदूंगा, ऐसे टाइप के सेंटेंस। पहले पार्ट में रीजन डिनोटिंग वर्ड, कारण वाले जो कारण बताएं, और सेकंड पार्ट में ये वाले वर्ड। तो याद रखना ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कभी नहीं आते सेकंड पार्ट में। हमेशा इन सब वर्ड्स के साथ सेकंड पार्ट में केवल एक कॉमा आ जाता है, बस। ये सारे के सारे वर्ड्स कभी नहीं आते, केवल एक कॉमा आ जाएगा बस इन सब वर्ड्स के बदले। इफ यू पास दिस एग्जाम देन आई विल बाई योर बाइक, ये गलत है, देन नहीं आएगा, केवल एक कॉमा आ जाएगा बस। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब तुम एग्जाम निकालोगे, पास करोगे, मैं तुम्हारे बाइक खरीदूंगा, एक कॉमा बस, इतना है। आगे बात समझ पे, यही हमारा रूल नंबर 10। नेक्स्ट, एज शी वॉज नॉट वेल सो शी डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, तबीयत उसके सही नहीं थी, इसीलिए वो कॉलेज नहीं गई। अब देखो एज आ चुका है, ये सारे वर्ड, इफ, द, रीजन, एज आ चुका है, कारण बता चुका है, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, क्योंकि वो सही नहीं थी इसलिए वो कॉलेज नहीं गई। तो सो नहीं आएगा यहाँ पे, केवल हम कॉमा लगा देंगे बस। ये सो, ये सारे वर्ड नहीं आएंगे इनके साथ, केवल कॉमा लग जाएगा बस। मीनिंग वही बनेगा लेकिन केवल कॉमा लग जाएगा, फिर से हम सो का यूज नहीं करेंगे। आगे बात समझ पे, बस। मतलब इन कंजंक्शन जो बीच में कंजंक्शन आ रहे हैं उनका यूज नहीं करेंगे। जब आगे हमको रीजन डिनोटिंग वर्ड दिख जाए, जो हमको रीजन बता रहे हो ये सारे वर्ड, तो फिर हम बीच में कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, केवल कॉमा यूज कर देंगे। कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन केवल कॉमा यूज करेंगे बस। नेक्स्ट, सिंस यू वर्कड हार्ड देयरफॉर यू पास द एग्जाम। क्योंकि जब तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। अब देखो फिर से सिंस आ चुका है, ये सारे के सारे मतलब कारण बताने वाले वर्ड। तो फिर बीच में ये देयरफॉर, ये कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, एज अ कॉमा कंजंक्शन यूज हो जाएगा बस, इतना। जो कंजंक्शन यूज होगा वो सब के सब में कॉमा यूज होगा, ये सारे के सारे वर्ड्स यूज कभी नहीं होंगे। आगे बात समझ पे, बस। अब जो दैट इज है, दैट इज का मतलब होता है इस कारण से। अगर किसी को जानना है इस कारण से, दैट इज का मतलब होता है, और देयरफॉर का मतलब होता है अतः। ये होता है देयरफॉर का मतलब अतः। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा तो ये लो, तुम्हारे यहाँ पे कर भी रहा हूं। दैट इज का मतलब होता है इस कारण से, और देयरफॉर का मतलब होता है अतः, बस। तो रूल नंबर 10 हमारा यही है, जब भी हमें रीजन डिनोटिंग वर्ड दिख जाए पहले पार्ट में किसी भी सेंटेंस के, जो कारण बता रहे हो, इफ, द, रीजन, एज, सिंस, तो फिर सेकंड पार्ट पे ये जितने भी कंजंक्शन है वो यूज नहीं होंगे। अब हमेशा केवल कॉमा का ही यूज करेंगे बस, इतना है हमारा रूल नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 11 की तरफ। ये हमारा सेकंड लास्ट रूल है, इसके बाद केवल एक रूल बचा है बस। सेकंड लास्ट रूल बहुत ही ज्यादा इजी है, तुमने देखा होगा। हार्डली, स्कार्सली, जो पेयर होता है कंजंक्शन के, कोरिलेटिव कंजंक्शन इनको बोलते हैं। जो पेयर वाले कंजंक्शन होते हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। हमने कल भी बहुत सारे पढ़े थे, बोथ एंड, इधर नीदर, है ना, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और एक ये हार्डली, स्कार्सली के साथ हमेशा जो पेयर में आता है वो हमेशा व्हेन ही आता है। और भी होते हैं हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, बेयरली, ये सारे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सब का मतलब होता है ना के बराबर। यहां पे लिख भी रहा हूं, ना के बराबर। आई हार्डली गो देयर, मतलब मैं ना के बराबर वहां जाता हूं। तो इन सब का मतलब होता है ना के बराबर। ये कंजंक्शन का पेयर है। हमेशा रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली के साथ जो पेयर यूज होता है वो हमेशा व्हेन ही होता है, ना इसके साथ देन यूज होता है, ना इसके साथ देन यूज होता है। ये दोनों के दोनों इसके साथ यूज नहीं होते हैं, यही आते हैं एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए। वो हमेशा ये देगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनके साथ वो हमेशा या तो देन का पेयर दे देगा या तो देन का पेयर दे देगा। ये दोनों के दोनों गलत है, हमेशा इन सब के साथ जो पेयर आएगा वो व्हेन का ही पेयर आएगा, बस इतना मतलब है। आगे बात समझ, बहुत इजी था ये तो, पेयर इतना सिंपल है। अब देखो यहां पे एक और चीज देखिए, जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है, जब भी कोई सेंटेंस, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, पहले हार्डली, स्कार्सली ये आएंगे, ये दोनों एज एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज होते हैं। उसके बाद तब जाके हेल्पिंग वर्ब आएगी और तब जाके सब्जेक्ट आएगा। इनके बाद सब्जेक्ट नहीं आता,
इनके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तब जाके सब्जेक्ट आता है, और तब व्हेन का पेयर बनता है इनके साथ। इसे बोलते हैं इन्वर्जन का लॉ। देखो भाई, होता ही है, जो ये हम पढ़ रहे हैं ये कंजंक्शन भी है और एडवर्ब भी है। जो हार्डली, स्कार्सली ये सब है, ये एज अ कंजंक्शन भी यूज होते हैं और एज अ एडवर्ब भी यूज होते हैं। जब सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली इनसे स्टार्ट होता है, देखो जैसे ये हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन माय फोन रैंग, तो जब सेंटेंस हार्डली इनसे स्टार्ट होता है, मतलब एडवर्ब से, अब ये एज अ एडवर्ब बिहेव कर रहे हैं। जब इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तब जाके सब्जेक्ट आता है। इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है। इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है, मैं लिख भी रहा हूं। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है, जनरली हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तब जाके सब्जेक्ट आता है। इसको बोलते हैं इन्वर्जन का लॉ। बस इतना याद कर लो, बाकी डिटेल हम कभी बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, इनके साथ हमेशा व्हेन का पेयर बनता है, कहने की बात यह है। अब पहला देखो, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन माय फोन रैंग, मैं हार्डली घर पहुंचा था तब तक मेरा फोन बजा, तो हार्डली आ चुका है एज अ कंजंक्शन, तो इसके साथ जो पेयर आएगा वो हमेशा व्हेन का ही आएगा, व्हेन का ही पेयर आएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही। आ गया नेक्स्ट, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन माय फोन रैंग। अब जो हमने स्टार्ट किया सेंटेंस वो हार्डली से किया, कंजंक्शन या एडवर्ब जो भी बोलो, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, तो इसके साथ जो पेयर बना वो व्हेन का ही बना, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। और एक और बात, जब सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई, तब जाके आई सब्जेक्ट आया। बस इसी को बोलते हैं इन्वर्जन का लॉ। जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है, एज अ एडवर्ब से स्टार्ट होता है या कंजंक्शन से, जो भी बोलो, तो हमेशा उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, तब जाके सब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, इसलिए वो बोलते हैं इन्वर्जन का लॉ। आगे बात समझ पे। बस अब लास्ट देखो, हार्डली डिड आई रीच होम व्हेन माय फोन रैंग। हार्डली आ चुका है, तो इसके साथ जो पेयर आया वो व्हेन का ही आया, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। और हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ एज अ कंजंक्शन या एज अ एडवर्ब, जो तुम्हारी मर्जी, तो उसके बाद इन्वर्जन का लॉ फॉलो हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब आया, तब जाके सब्जेक्ट आया, ना कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हार्डली आई डिड नहीं होगा, हार्डली डिड आई रीच होम। इतना क्लियर हो गया है सबको। अब देखो, जो हम हार्डली वाले पेयर बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं। ये देखो, हार्डली हैड आई रीच होम, हार्डली डिड आई रीच होम। जो पहले वाला है वो पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड वाला डिड के साथ रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट में। तो जब भी कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है तो उसके दो टाइप के पेयर बना सकते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट के साथ और एक सिंपल पास्ट के साथ। ये देखो, यहां पे मैंने लिखा भी होगा, हाँ ओके, बाद में इसको पढ़ेंगे, अभी तुम्हें समझाता हूं इसको। जब भी हम हार्डली या स्कार्सली से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ये दो टाइप से बनता है, एक तो पास्ट परफेक्ट में और एक सिंपल पास्ट में, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12, तब मैं दोनों के एक साथ बताऊंगा। रूल नंबर 12 है नो सुनर का। नो सुनर के साथ जो हमेशा पेयर आता है वो देन का ही आता है। याद रखना, देन का पेयर नहीं आएगा या व्हेन का नहीं आएगा। एग्जाम में हमेशा ऐसे देता है, नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, नो सुनर जैसे ही, तो इसके साथ जो हमेशा पेयर आता है वो हमेशा देन ही आता है। देन ई वाला नहीं आता और व्हेन नहीं आता, एग्जाम में यही देता है वो, इसके साथ इसका पेयर दे देगा या तो इसका पेयर दे देगा, गलत हो जाएगा। नो सुनर का मतलब होता है जैसे ही, इसके साथ जो पेयर आता है वो हमेशा देन का ही आता है, ATHAN। अब यहाँ पे लिखा भी है, जैसे ही पहली घटना हुई हाथों हाथ तो दूसरी घटना भी हुई, ये इसका मीनिंग है। नो सुनर के साथ देन, इसका मीनिंग है जैसे पहली घटना हुई हाथों हाथ दूसरी घटना भी हो गई। देखो सब के सब तुम्हारे लिखा है ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। अब क्वेश्चन देखते हैं, नो सुनर डिड आई रीच होम देन माय फोन रैंग। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरा फोन बजा। तो देखो नो सुनर, ये इसके साथ जो पेयर बना है किसका बना है, देन का बना है, बिल्कुल सही है। आई बात समझ पे। और देखो, इससे जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन बोलो या एडवर्ब बोलो, तो उसके बाद डिड के साथ आई, हेल्पिंग वर्ब आया, तब जाके सब्जेक्ट आया, इसका मतलब इन्वर्जन का लॉ फॉलो हुआ। तो जब भी किसी एडवर्ब से या
कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होता है, चाहे हार्डली स्कार्सली बोलो चाहे नो सूनर बोलो, तो हमेशा इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तब जाके सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन माय फोन रैंग। फिर से आ चुका है नो सूनर, तो नो सूनर के साथ जो पेयर बना वो बना देन का, इसलिए बी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आई हैड नो सूनर रीच्ड होम देन माय फोन रैंग। फिर से नो सूनर के साथ जो पेयर बना वो हमेशा देन का ही बनता है, इसलिए इस पे भी कोई एरर नहीं है। एग्जाम में वो हो सकता है इसके बदले देन दे दे, तो ये गलत हो जाएगा। देन नहीं होता, देन ही होता है, ए वाला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखो, इसमें नो सूनर के साथ डिड के साथ रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये सिंपल पास्ट में था, सिंपल पास्ट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो सेकंड वाला था वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। तो जो पेयर बनते हैं जब सेंटेंस नो सूनर हार्डली स्कार्सली, देखो यहां भी था हार्डली स्कार्सली, तो जब इनसे या नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो इनके साथ हमेशा दो ही पेयर बनते हैं, या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो सिंपल पास्ट का पेयर बनेगा, या तो हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का पेयर बनेगा। बस यही बनते हैं, दो पेयर बनते हैं। यहां पे लिखवा भी रहा हूं, देखो नो सूनर जो है उसके साथ या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर बनेगा, मतलब या तो सिंपल पास्ट का पेयर बनेगा नो सूनर के साथ, और या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट का पेयर बनेगा नो सूनर के साथ। या तो नो सूनर के साथ सिंपल पास्ट का पेयर बनेगा डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, या तो नो सूनर के साथ हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का पेयर बनेगा, पास्ट परफेक्ट का पेयर बनेगा। और देन के साथ तो हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट ही आता है, देन के साथ तो हमेशा सिंपल पास्ट का ही पेयर आता है। बस नो सूनर के साथ दो पेयर आएंगे, या तो सिंपल पास्ट या तो पास्ट परफेक्ट, लेकिन देन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही आएगा। देख लो, देन के साथ हमेशा माय फोन रैंग वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट ही आता है, देन माय फोन रैंग वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट ही आता है, देन के साथ माय फोन रैंग सिंपल पास्ट ही आता है। यहां पे देख लो, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट, व्हेन के साथ सिंपल पास्ट, और हार्डली के साथ या तो सिंपल पास्ट या तो पास्ट परफेक्ट। बस इतना। अब हम लास्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इसके प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ये देखो लास्ट, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही ran अवे। जैसे ही उसने शेर को देखा था वो तुरंत भाग गया था। नो सूनर आया है तो नो सूनर के साथ जो पेयर आएगा वो देन का आएगा, गलत। THEN नहीं होता, THAN होता है। बस देखो, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सेम ऐसे आते हैं एरर फाइंड आउट में। नेक्स्ट, नो सूनर ही हैड सीन द टाइगर देन ही ran अवे। फिर से नो सूनर है तो नो सूनर के साथ जो पेयर आएगा वो देन का आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी कोई सेंटेंस स्कार्सली, हार्डली, नो सूनर मतलब किसी कंजंक्शन या एडवर्ब से स्टार्ट होता है, एडवर्ब बोलो या कंजंक्शन बोलो, जब भी कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब या कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है, गलत। उसके बाद क्या आएगा, नो सूनर हैड ही आएगा, ये आएगा यहाँ पे। इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं ना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये नहीं आता। जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है या कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है, तो नो सूनर ही हैड नहीं होगा, नो सूनर हैड ही होगा वो। बस इतना था, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया, इन्वर्जन का लॉ फॉलो नहीं हुआ। और लास्ट बता दो, आई हैड नो सूनर एंटर्ड द बिल्डिंग व्हेन द लाइट वेंट आउट। जैसे ही मैं बिल्डिंग में एंटर किया था वैसे ही लाइट चली गई थी, तो नो सूनर आया है, नो सूनर, और उसके साथ क्या है, व्हेन आया है, गलत। नो सूनर के साथ हमेशा जो पेयर आता है वो देन का आता है, इसलिए लास्ट वाला भी गलत हो गया। बस हमारा चैप्टर हो चुका है फिनिश। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। भाई मैं चाहता हूं तुम्हारे यहीं पे सब कुछ कंप्लीट हो जाए, बात के लिए कुछ ना छूटे। रेडी हो? हाँ, अब करते हैं। आज हमने रूल नंबर 6 से स्टार्ट किया। रूल नंबर 6 पे पढ़ा हमने दो ऑल दो। ये कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन मतलब जो सेंटेंस के बीच में आते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, बीच में या स्टार्टिंग में, वही बात।
वही है। दो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। जब इनके साथ जो हम पेयर बनाते हैं कंजंक्शन का, वो हम हमेशा कॉमा बनाते हैं, पढ़ते उसको यट है, लेकिन लिखते क्या है, कॉमा। तो दो ही डिड नॉट स्टडी, फिर कॉमा आएगा, यट नहीं आएगा, कॉमा आएगा। पढ़ेंगे इस कॉमा को यट, लेकिन लिखते हुए इसको कॉमा लिखेंगे, यट नहीं लिखेंगे। बस इतना है वो पहला रूल। सेकंड रूल, जब हमको किसी भी सेंटेंस पे अनश्योरिटी का भाव आए, मतलब अनिश्चितता का भाव आए, तो उस पे जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे वो वेदर ही यूज करेंगे। वेदर का मतलब होता है शायद, मैं लिख भी रहा हूं, वेदर का मतलब होता है शायद। लो, तो जब हमें किसी भी सेंटेंस पे अनिश्चितता का भाव आए, तो उस पे जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो हमेशा वेदर करते हैं, इफ का यूज नहीं करते हैं। ये देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसका मतलब अनिश्चित हूं, अनश्योरिटी। डाउट है तो इसका मतलब फिर से मुझे डाउट है, मतलब संदेह है। अनिश्चितता का भाव आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, मतलब फिर से डाउट आ रहा है। तो जब हमको डाउट का भाव आता है तो हम हमेशा उसके साथ जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो हमेशा वेदर करते हैं, इसलिए इसके जगह हमेशा वेदर आएगा तीनों कंडीशन में। फिर रूल नंबर 8 की तरफ हम बढ़े। हमने पढ़ा जब WH वर्ड जो होते हैं वो एज अ कंजंक्शन का काम करें, मतलब सेंटेंस के बीच में आए एज अ कंजंक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उसके बाद जो पेयर बनेगा वो बनेगा WH वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव पेयर बनेगा, ये इंटेरोगेटिव पेयर नहीं बनेगा। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ये नहीं बनेगा। WH वर्ड सब्जेक्ट तब जाके हेल्पिंग वर्ब बनेगा। यही हमने नरेशन चैप्टर में हमने सीखा था, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन सब का मतलब हमको पूछना नहीं है, इन सब पे हम पूछने रहे, बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनके बाद was ही नहीं होगा, what he was होगा doing, why was she absent नहीं होगा, why she was absent होगा। बस इतना हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 19 हमने पढ़ा था until और unless का रूल। ये दोनों के दोनों until और unless ये भी कंजंक्शन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। until दिखाता है टाइम को, याद करने का तरीका t के साथ t, तो until टाइम को दिखाता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, और unless दिखाता है कंडीशन या पर्पस को, इसका मतलब होता है यदि नहीं या तब तक नहीं। दोनों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब until और unless दोनों में नहीं मतलब नॉट इंक्लूड है, इसलिए जब भी ये सेंटेंस में आ जाए तो इसके बाद फिर नॉट नहीं आता, पहले आ सकता है। देखो, until के पहले नॉट आ सकता है, unless के पहले नॉट आ सकता है, लेकिन इनके बाद नहीं आता नॉट। ये ग्रामर का रूल है, जब एक बार नॉट आ जाए या नेगेटिव वर्ड आ जाए तो फिर उसके आगे नेगेटिव वर्ड नहीं आता, इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हो गए थे। आगे फिर हमने पढ़ा रूल नंबर 10, जब भी किसी सेंटेंस के पहले पार्ट में हमको रीजन डिनोटिंग वर्ड दिख जाए, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कारण बताएं, जैसे कि इफ, द रीजन, एज, सिंस, तो उसके साथ फिर अदर पार्ट में जो पेयर बनता है कंजंक्शन का, सो, दैट इज, व्हाई, देयरफॉर, ये सब यूज नहीं होता है, केवल हम एक कॉमा यूज कर देते हैं, बस इतना है। जब हमको पहले पार्ट में ये सारे वर्ड दिख जाएं तो सेकंड पार्ट में इनके साथ जो पेयर बनता है केवल कॉमा का बनता है, देन, सो, देयरफॉर ये सब नहीं आते हैं। दैट इज का मतलब होता है इस कारण से, देयरफॉर का मतलब होता है अतः, बस। उसके बाद रूल नंबर 11 हमने सीखा, जब भी तुम हमें कहीं भी हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली ये दिख जाए एज अ कंजंक्शन, तो हमेशा इसके साथ जो पेयर बनता है वो व्हेन का ही बनता है, देन या देन इनका पेयर नहीं बनता। यही हमेशा एग्जाम में एरर आता है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली इन सब के साथ हमेशा पेयर बनता है व्हेन का, इसका मतलब होता है ना के बराबर, बस। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब या कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, ये हार्डली, स्कार्सली, तो उसके बाद हमेशा इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है। इसका मतलब इसके बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तब जाके सब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, बस इतना। और जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा नो सूनर। नो सूनर मतलब होता है जैसे ही। नो सूनर के साथ हमेशा जो पेयर आता है वो हमेशा आता है देन का पेयर, मतलब जैसे ही पहली घटना घटित हुई, साथों साथ, हाथों हाथ दूसरी घटना भी घटित हो गई, बस इसका मतलब यही होता है, इसके साथ हमेशा पेयर आता है देन का, बस इतना। तो यही हमने पढ़ा। इनके साथ जो पेयर बनते हैं नो सूनर के साथ, वो दो पेयर बनते हैं, या तो डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट, या तो हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और देन के साथ तो हमेशा सिंपल पास्ट ही आएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट ही आएगा। देन के साथ देखो यहां पे लिखता हूं, देन के साथ हमेशा रैन वर्ब के सेकंड फॉर्म ही आएगी। देन के साथ हमेशा रैन वर्ब के सेकंड फॉर्म ही आएगी। देन के साथ हमेशा ये वेंट आउट हमेशा सेकंड फॉर्म ही आएगी, बस। तो ये था हमारा चैप्टर जो हो चुका है आज कंप्लीट। मुझे पता है अब तुम कंजंक्शन चैप्टर में एक्सपर्ट बन गए होंगे, तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा।
अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बोल सकता है सर किस चीज में डाउट है, तो मैं इसको फर्दर क्लियर कर दूंगा। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली और धमाकेदार वीडियोस तुमसे मिस ना हो। इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर PYQs क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। और भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब तुमने पढ़ लिया है, नीचे तुम्हें जो भी आज पढ़ा है उसका टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा। तुम्हें एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना, जितनी भी चीजें पढ़ी है विद एनोटेशन लिखा हुआ सबका सब तुम्हारे फोन में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन तब ये क्लास खत्म होगी जब तुम रिवाइज करोगे। रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवाइज एक बार कर लेना। हार्डली 10 मिनट में तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आराम से जो मर्जी है वो करना। अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या एडजेक्टिव का वीडियो नहीं देखी है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही है ना एडजेक्टिव और कंजंक्शन, जल्दी से उन्हें क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं